तेजस्वी यादव मंच पर आकर बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी आए और फिर वो भी तेजस्वी के बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गए। हॉल खचाखच भरा हुआ था। हॉल के ही एक कोने में मेरी मुलाकात कांग्रेस के एक सीनियर नेता और सांसद से हुई। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, जो सवाल बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसका जवाब राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। वो सवाल यूं था, हमने उन कांग्रेस के सांसद से पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है, जबकि सबको ये पता है और ये सब ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो नेचुरली तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं। इससे पहले भी साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी एक तरीके से वही सीएम कैंडिडेट भी थे। तेजस्वी यादव बार बार कह भी रहे हैं कि सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए? तो कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेता ने हमें कहा कि हम लोगों ने एक सर्वे कराया है। सर्वे बिहार के कई इलाकों में हुआ। उसमें जब हमने जनता से यानी पब्लिक से ये पूछा एक सवाल के तौर पर कि भाई सबसे फेवरेट यानी मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहली पसंद कौन, तो अधिकतर लोगों ने कहा तेजस्वी यादव। लेकिन जैसे ही एक दूसरा सवाल जनता के सामने रखा गया सर्वे में कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो फिर उस सवाल का जवाब बदल जाता था और वहाँ जो डेटा कह रहा है वो तेजस्वी यादव का आंकड़ा जो है नीतीश कुमार के मुकाबले वो घट जाता है। कांग्रेस के उन सांसद महोदय ने हमें ये बताया कि यही वो वजह है और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग अभी नीतीश के मुकाबले में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे फिर महागठबंधन की चुनाव में जीतने की संभावनाओं पर सवाल खड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं राजधानी, और वो भी सीधे पटना से। आज मैं इसी बात को डिकोड करूंगा और ये दोनों सवाल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। पहला सवाल ये कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों हिचक रही है तेजस्वी यादव को महागठबंधन के कैंप की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने में, और दूसरी बात सीटों के बंटवारे पर आखिर मामला कहां जाकर फंसा हुआ है, क्योंकि सब कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, या फिर दीपांकर भट्टाचार्य, या फिर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता कि कहीं कुछ मामला फंसा हुआ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो पहले तो ये कहा गया था कि दशहरा मतलब दुर्गा पूजा के समय सीटों के बंटवारे पर फार्मूला तय हो जाएगा, लेकिन अभी तो सीटों की संख्या पर ही घमासान मचा हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर के बात कहाँ फंस रही है। आपको याद होगा कि जब 174 विधानसभाओं में यात्रा निकाली राहुल गांधी ने बीते दिनों बिहार में, तो उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव को आप सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, वो गोल गोल घूम गए जलेबी की तरह और सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ मुड़ गए। दूसरी तरफ देखिए कि वही तेजस्वी यादव शुरुआत में ही, यात्रा के शुरुआत में ही कह दिया था उन्होंने कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यानी वो तो दिल खोल कर खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस जब दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं तो हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है। एक वो पुराना शेर है, तो हाथ से हाथ तो मिल रहे हैं लेकिन दिल अभी मिल नहीं पाए हैं इस सवाल के जवाब पर। और यही बात हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद। यहाँ बिहार में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा लावरू, उनसे भी यही बात पूछा गया, यही सवाल पूछा गया। उन्होंने भी इस सवाल का जवाब घुमा दिया। उसके पीछे का तर्क ये है जो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर महागठबंधन की तरफ से रखा जाएगा तो ये होगा कि फिर बीजेपी और जेडीयू को एक मौका मिलेगा वो जंगल राज का नैरेटिव चलाने की। दूसरा क्या होता है, ये आमतौर पे कहा जाता रहा है कि अगर तेजस्वी यादव चेहरा होंगे तो फिर जो फॉरवर्ड कास्ट यानी सवर्ण हैं वो असहज हो जाएंगे, जो लोग उनके साथ वोट करने को तैयार दिखते हैं। वो कांग्रेस को तो वोट कर लेंगे, पर क्या वो आरजेडी को वोट कर देंगे? हालांकि
कई ऐसी बिरादरी के लोग हैं अलग अलग जगहों पर जो आरजेडी को भी वोट करते रहे, वहाँ ठाकुर नेता भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वहाँ से ठाकुर बिरादरी से सांसद भी चुने गए थे आरजेडी से। लेकिन मोटे तौर पर ये परसेप्शन रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम आगे करेंगे, नीतीश कुमार के सामने उनका चेहरा आएगा। आप बस अनुमान लगाइए और सोचिए, वो एक विजुअल, वो तस्वीर, वो होर्डिंग और बैनर पर एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ तेजस्वी, दोनों के बारे में चर्चा होगी। नीतीश कुमार ने बीते 20 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद उन पर कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे। उनका व्यक्तिगत आचरण व्यवहार भी ऐसा रहा है कि आज की तारीख में भी कांग्रेस के कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तेजस्वी यादव भी क्यों ना हो, या फिर दूसरी पार्टियों के नेता जो विपक्ष में हैं, सीधे सीधे नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से सब लोग बचते हैं। ये एक तरीके से आम सहमति बन गई है। एक बात पर, बस एक ही बात है जिसको लेकर महागठबंधन में अब तक आम सहमति बनी है कि नीतीश कुमार पर कोई पर्सनल अटैक हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें नुकसान होता है। यही काम किया था बीजेपी ने 2015 में और उसको भारी नुकसान झेलना पड़ा था। और यही वो वजह है कि जिसको लेकर एक तरीके से आम सहमति नहीं बन पाई। तीसरा ये भी एक मामला बताया जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि पहले उसे मन मुताबिक सीटें मिल जाएं। यानी पिछली बार वो 70 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसका प्रदर्शन खराब रहा था दूसरी पार्टियों के मुकाबले, चाहे वो आरजेडी हो या फिर लेफ्ट फ्रंट जिसमें सीपीआईएमएल है, जिसने 29 सीटें लड़ी लेफ्ट फ्रंट की तरफ से और 16 सीटें जीती, तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा था। लेकिन कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 19 सीटों पर ही उसे कामयाबी मिली। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि उनको वैसी सीटें दी गई थी, डी कैटेगरी की सीटें, जहां कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती थी, तो वहां जीत की संभावना नहीं थी, इसलिए पार्टी का प्रदर्शन उतना खराब रहा। एक तरीके से मोटे तौर पर आरजेडी ने अपना पक्ष सबके सामने रख दिया है महागठबंधन में कि भाई उनको इस बार लेफ्ट फ्रंट को अधिक सीटें देनी। साथ ही जो सन ऑफ मल्ला कहे जाते हैं, जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, उसको भी इस बार एडजस्ट करना है। मुकेश सहनी तो बातों बातों में कह जाते हैं कि उनको 60 सीटें चाहिए और उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। अब इतने 60 सीटों पर तो उनको एडजस्ट किया नहीं जा सकता। वो भी जानते हैं कि हमें इससे बहुत कम सीटें मिलेंगी। पिछली बार वो एनडीए में थे, इस बार वो महागठबंधन में आ गए हैं, तो उनको भी एडजस्ट करना है। कांग्रेस किसी भी सूरत में, हालांकि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि भाई हम 19 सीटों पर जीते थे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया 44 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे, तो ये आंकड़ा बनता है 63, इसमें 3 सीटें और जोड़ लीजिए, हम 66 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसा मुझे बताया गया है कि आरजेडी भी किसी भी सूरत में 54-55 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। महागठबंधन के एक सहयोगी साथी का मुझे बताया कि भाई अगर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में जेडीयू 100 और बीजेपी भी 100 के आसपास सीटों पर लड़ने को तैयार है, तो फिर ये कुर्बानी आरजेडी क्यों नहीं करना चाहती कि वो भी 100 उससे कुछ अधिक सीटों पर लड़ ले। बाद बाकी जो 143 सीटें हैं उसमें से कांग्रेस और उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी और लेफ्ट फ्रंट को एडजस्ट कर ले। पिछली बार आपको बताते चले कि आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, तो अभी कांग्रेस ये देख लेना चाहती, बाएं हाथ दाएं हाथ, बाएं हाथ से वो देखना चाहती कांग्रेस की सीट शेयरिंग में, सीटों के बंटवारे में उसे कितनी सीटें मिलती है। अगर उसे मन मुताबिक सीटें मिल गई तो हो सकता है चुनाव से पहले वो ये घोषणा कर दे, पार्टी की तरफ से ये कह दिया जाए कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन उससे पहले वे अपनी बात मनवाने के चक्कर में हैं। अब दूसरी बात कि आखिर महागठबंधन में पेच कहाँ फंसा है, तो पेच सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर फंसी हुई है। ये सब मानते हैं, कांग्रेस ने भी सहमति दी, मुकेश सहनी ने भी सहमति दी और तेजस्वी यादव ने भी कि इस बार, और ये सुझाव तो तेजस्वी यादव का था कि लेफ्ट फ्रंट को पिछले बार के मुकाबले अधिक सीटें दी जाए। अब कांग्रेस की सीटें कितनी कम होगी और कितनी कुर्बानी सीटों की संख्या में देने को तैयार है तेजस्वी यादव, और मुकेश सहनी को कितना दिया जाए। क्योंकि मुझे आरजेडी के ही एक बड़े नेता ने बताया कि जहाँ तक रही मुकेश सहनी की बात, पिछली बार यानी साल 2020 के चुनाव में अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से में उन्होंने कह दिया कि उनको मनमर्जी सीटें नहीं मिल रही है, इसीलिए वो एनडीए में जा रहे हैं। आखिरी मौके पर उन्होंने पाला पलटा और चले गए एनडीए की तरफ। उन नेता ने ये भी बताया कि भाई मुकेश सहनी का जो वोटर है, मल्लाह मछुआरा बिरादरी का जो कहा जाता है, उसका एक हिस्सा जो है वो बीजेपी को चला जाता है, इसीलिए हम उनको इतनी सीटें क्यों दें। तो कहीं न कहीं सबके मन में कुछ गांठें भी हैं
उन गांठों को लेकर वो टेबल पर सीटों का फॉर्मूला तय करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अच्छी नीयत होने के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति बन पा रही है, ना ही सीटों के बंटवारे पर बन पा रही है। तो क्या आपको क्या लगता है, आपको एक सवाल आपसे, कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब बात चलते चलते एक छोटी सी बात बीजेपी कैंप से। आज ही बीजेपी की तरफ से बिहार के चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे के सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया बिहार का। वो इससे पहले भी बिहार में प्रभारी रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, जो गुजरात के चुनाव भी देख चुके हैं, विधानसभा चुनाव का, वहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और चुनाव मैनेजमेंट उनको बेहतर आता है, उनको सह प्रभारी बनाया गया। और साथ ही यूपी के डिप्टी CM और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे केशव प्रसाद मौर्य, इनको भी बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। तो ये जो नए नाम आए हैं 3, इसके क्या मतलब निकलते? यानी पूरा का पूरा फोकस बीजेपी का बिहार में है OBC। ये उनका फोकस है कि अगर इस पर हमारा कब्जा हो गया तो फिर उनकी जीत के रास्ते में कोई अड़चने नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, ये तीनों कमोबेश एक ही जाति बिरादरी समूह से बिलोंग करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके फॉर्मूले से बीजेपी को बिहार के चुनाव में मदद मिल सकती है? आपकी राय का इंतजार रहेगा rajdhani@lallantop.com पर। और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।